हाँ बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे थे अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स में कल बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे न्यूमेरिकल भी करा था, ठीक है। एग्जांपल 7 हो गए थे, एग्जांपल 8। एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन न्यूक्लियाई एंड O16 न्यूक्लियाई, 8 O16 न्यूक्लियाई आर 1.00 कितना है AMU में? 1.00 कल लिखा था ना बेटा, डेटा देख के लिखने पड़ेंगे बेटा, से याद थोड़ी है अपने को। क्या है? 1.0078 AMU, U भी लिखते हैं सीधा 1.0087 AMU, है ना। वहाँ 78 लिखा है मैंने, 78 नहीं 72 करा इसको, 7 गलत लिखा है, ये वाली डेटा गलत है। रुक जा मैं देख के, हाँ 73 का। तो AMU 1.008387 AMU एंड 16 पॉइंट, ना मैं मेरी मर्जी से लिख रहा हूँ, ये 16.000 करता हूँ, ये करता 16.000 AMU, है ना। देन मैं मेरे हिसाब से देन फाइंड आउट मास डिफेक्ट डेल M, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बतानी है अपने को, ठीक साहब। कल बात की थी अपन ने, याद है कि इसका जो एक्चुअल मास है दिस इज गिवन, है ना। इसको अपन ने अलग से वेट करके गिवन, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास, मतलब जो सम ऑफ इसके अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उससे गारंटेड कम आएगा अगर ये नेचर में एग्जिस्ट करता तो। और यस ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता तो उन्होंने डेटा इसी हिसाब से दिए होंगे, क्लियर है। तो देयर वुड बी मास डिफेक्ट, ठीक है। तो आ जाओ, तो मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा? मास डिफेक्ट तो मैं यहां से बोल दूं क्या? दिस इज सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, ये लिखो सम ऑफ, ये लिख दो एक्सपेक्टेड मास M, एक्सपेक्टेड मास ऑफ 8O16 माइनस एक्चुअल मास, ठीक है। यू लिख दो एक्चुअल मास। अरे वो जो कल बात लिखी थी सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सम ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह लिख दो एक्सपेक्टेड मास ऑफ 8O16। तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है ना, माइनस एक्चुअल मास ऑफ 8O16। आ जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं क्या? दिस इज 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ 8O16, ये ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 8 1.0073 प्लस 1.0087 AMU माइनस 16.000 AMU, ये तो ये आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, देखो कितना आ रहा है ये। तो ये 8 मैंने कॉमन इसलिए ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 2.016, ये देखो कितना आ रहा है, 0, है ना। बिल्कुल सही है। AMU माइनस 16.000 AMU, देखो कितना क्या है, 16 पॉइंट। अब देखो ये 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो सब सही चल रहा है क्या? सही है सर। 128 AMU ऐसा कुछ आ रहा है, देखो थोड़ा 16.000 AMU। देखना बेटा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। मास में कमी आई, भगवान ने 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन बना के ऑक्सीजन न्यूक्लियाई बनाया तो उसका मास थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्टेबिलिटी आई, है ना। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो बोल दो 0.128 AMU, दिस इज द मास डिफेक्ट। और इससे जो एनर्जी निकली है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी बोलो कितना होता है? AMU में मास डिफेक्ट हो तो डेल्टा M इन AMU इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, डेल्टा एम किस में होना चाहिए, इन AMU विल बी, है ना, इन AMU रखो AMU में, तो कितना आ जाएगा ये 0.128 इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे 1000 तो ये 128 तो थोड़ा सा कम आएगा, तो ये आ जाएगा 118 AMU। मैं ऐसा लिख रहा हूं जिससे मेरे को फायदा हो, क्योंकि मैं अभी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकालूंगा, 16 का डिवाइड करूंगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। बाकी मैं एग्जैक्ट भी करके बता देता हूं, बाकी रफ ही करना है अपने को, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार एग्जैक्ट भी करके बता देता हूं कैलकुलेटर से, ठीक है। नहीं तो बहुत, अगर एग्जाम में आपने टाइम खराब कर दिया, रफ कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं रफ कैलकुलेशन, मर्जी से लिख दिया, थोड़ा सा 128 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 128 आया, उससे थोड़ा कम लिख दिया, या 119 आ रहा है लगभग, लेकिन मैंने 118 लिख दिया ना लगभग, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई, ठीक है। अरे यार 119 रही है यार, ठीक है। अब आ जाओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखो ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ये मास डिफेक्ट हो गया, अब आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। भैया कितने लोग हैं, तो उसके अंदर 16 लोग हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ओके। तो ये आ जाएगा 119 अपॉन 16, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो देखो 8 बार कटता है, कितना, 8 बार, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, या लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में अंतर है, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है टोटल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इस इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट या इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो जब इंडिविजुअल पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जब न्यूक्लियस बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और पर ने जितनी थी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस बात को थोड़ा सा और समझते, क्योंकि मेरे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान लो क्या होता है, जापान से लोग अपने यहाँ से चंदा लेने आए, उनके यहाँ पे कोई भूकंप आ गया, उनको थोड़ा सा पैसों की जरूरत है, और वैसे है ना, मतलब मान लो वहाँ पे कोई मतलब होता है ना, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, तो वो थोड़ा सा कि भाई हमारी मदद कर दो, तो अपन ने उनकी हेल्प करने के लिए, मान लो 1-2 क्लासरूम है ना, एक यहाँ ले रहा, दोनों से पैसे इकट्ठे करवा के यार थोड़ा सा जो जितना चाहे उतनी हेल्प कर दो। तो यहाँ से इस क्लासरूम से 1000 रुपये इकट्ठे हुए, उस क्लासरूम से 2000 रुपये, यहाँ से 1000, यहाँ से 2000, क्लियर है, और उनको दे दिया अपन ने 3000। तो एक क्लास से 1000 आए, एक से 2000 आए। मैं आया क्लास में, मैंने कहा यार तुम ऐसे करते हो, वो करते हो, तुमने तो 1000 दी थी, उन्होंने 2000 दिए, तो उस क्लास के लिए क्लैपिंग करो। मैंने जोर से क्लैपिंग करवा दी। तो क्या मैं बोल दूं टोटल अमाउंट उस क्लास का ज्यादा आया, 2000 रुपीज, इससे 1000 आया, तो मैंने उसके लिए क्लैपिंग करा दी। लेकिन यहाँ पे जो एक बच्चा बैठा था वो खड़ा हुआ कि सर ये आपने अच्छा नहीं करा। मैंने कहा बोला क्या अच्छा नहीं करा बेटा, वो एक तो अच्छे ही कॉन्ट्री कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि अच्छा नहीं करा, और उनके लिए क्लैपिंग करवा दी। बोले नहीं सर आपको क्लैपिंग हमारे लिए करानी चाहिए थी। मैंने बोला क्यों? उसने मेरे को एक बात बोली, मेरे को उसमें बहुत सोचना पड़ा, और वो लड़का बिल्कुल सही था। मैंने पूछा बोले सर देखो आपने 2000 देख के उनके लिए क्लैपिंग तो करा दी, आप सोचो ना सर उसमें 100 स्टूडेंट्स है। मैंने कहा हाँ यार। बोला हमारी क्लास में तो सर हम 10 बच्चे ही हैं। फिर मैंने सोचा यार बात तो सही करा। बोले सर हम 10 स्टूडेंट ने इतनी जबरदस्त कॉन्ट्री करी और वहां पे 100 स्टूडेंट ने मिलकर सिर्फ 2000 दिए। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो अब देखना 2000 रुपीज दिए थे, 100 स्टूडेंट ने, उस क्लास की स्ट्रेंथ थी 100, तो ये आ गया पर ने कितना दिया है ना। तो ये पर ने दिया, एक रफ कैलकुलेटर, पर ने दिया 20 रुपीज। तो मैं बोल दूं 20 रुपीज पर स्टूडेंट वॉज द कॉन्ट्री, स्टूडेंट वॉज द कॉन्ट्री ऑफ दैट क्लास। और इसकी तो मैं बोल दूं इन्होंने 1000 रुपीज दी और ओनली 10 स्टूडेंट थे, तो मैं बोल दूं 100 रुपीज पर स्टूडेंट। अरे बोलो पर स्टूडेंट। तो एक क्लास से आया 100 रुपीज पर स्टूडेंट और एक क्लास से आया 20 रुपीज पर स्टूडेंट। बताओ कौन सी क्लास के लिए क्लैपिंग करानी चाहिए थी? जिसने बेचारों ने पर स्टूडेंट 100 रुपीज दिए, तो इनकी जेब तो जबरदस्त खाली हो गई। तो क्या मैं बोल दूं ये बच्चों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा देखा जाए तो? क्यों? क्योंकि 10 ने मिलके 1000 रुपीज दिए थे। तो कॉन्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना दिया, एक न्यूक्लियस के फॉर्म होने में कितनी एनर्जी निकली, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर ने कितनी दी, पर न्यूक्लियन ने कितनी दी। क्योंकि स्टेबिलिटी देखो, मैंने बोला था ना जितनी एनर्जी रिलीज करवाएगा उतना सिस्टम स्टेबल होगा। तो नो डाउट वहां से 2000 एनर्जी रिलीज हुई तो आपको लग रहा है वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। नहीं, टोटल लोग भी तो 100 है, 100 लोगों को स्टेबल करना है और यहां पे लोग भी तो 10 है। तो कितनी एनर्जी निकली दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस बनने में,
पर ने कितनी दी, तो मैं बोल दूं यहां पे जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मैं बोल दूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपोर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि पर जितनी दे देगा। अब यहां पे पर ने 20 दी, समझना दोनों की जेब में 100 रुपए, मान लो कॉन्ट्री लेने से पहले इस क्लास के भी सारे बच्चों के जेब में 100 रुपए, इस क्लास के भी ज्यादा बच्चों के जेब में 100 रुपए। अब जितने ज्यादा रुपए हमारी जेब में होते उतना हम उछलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो खिला दूंगा, मैं वो पिला दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास इतना पैसा उतना उछल रहा है ना। अब देखो जब कॉन्ट्री चली गई, दोनों ने पैसा दे दिया, तो इधर से कितना आया था 2000, इधर से आया था 1000, तो अपने को ऐसा लग रहा है इन बच्चों का उछलना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पैसे खत्म हो गए, इस क्लास से 2000 रुपए चले गए। पर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो मैं बोल दूं हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास से यहां से ज्यादा नहीं, यहां से ज्यादा गए, इनके तो पूरे 100 खत्म हो गए, तो उछलना ही बंद हो गए, और इनके पास अभी भी 80 बचे। तो जितना यहां तक उछल रहे थे अब यहां तक उछलेंगे। अभी भी ये वाले अनस्टेबल है, ये तो बेचारे चुप हो गए, ये वाले अनस्टेबल है, समझ गए? क्योंकि इन्होंने 20-20 रुपए दिए, 80 अभी इनकी जेब में बाकी है, इनके तो पूरे ही खत्म हो गए। तो पर ने कितनी दी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पर जितनी ज्यादा एनर्जी दे देगा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियर स्टेबल होगा। तो अब यहां पे एक लाइन लिख देते अपन जो हमने समझी कि बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों की बातें कर रहा है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपोर्टेंट पैरामीटर देन बाइंडिंग एनर्जी, more important parameter than binding energy, to explain, किस बात के लिए? to explain stability, to better explain लिखो, to better explain stability of nucleus, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपोर्टेंट पैरामीटर देन बाइंडिंग एनर्जी टू बेटर एक्सप्लेन या टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में देखनी है तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखे आप। तो इसीलिए मैंने कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, ठीक है। अगर यूं देखा जाए तो जितना भारी एलिमेंट होगा, जैसे अपन ये यूरेनियम की तरफ चले जाते हैं 92, तो पीरियोडिक टेबल में जितना आगे जाओगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, तो वैसे ही बट नेचुरल है ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसका ये मतलब थोड़ी वहां ज्यादा एनर्जी निकल गई तो ज्यादा स्टेबल हो गए, उल्टा वो तो लेस स्टेबल होते हैं। हेवी एलिमेंट तो ज्यादा लाइट और ज्यादा हेवी दोनों ही लेस स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल तो Fe56 होता है ना, आयरन 56। सर क्यों? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी की होती नहीं है। डेटा भी बताऊंगा कितना होता है। ये मैंने ये बेटा ये जो 8 है ये मैंने मेरे अपने हिसाब से वैल्यूज दिए, ध्यान रखना, इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। मेरे को जैसा लगा वैसी वैल्यूज रख दी मैंने, है ना, ये क्वेश्चन देने के लिए। मुझे एग्जैक्ट डेटा थोड़ी पता है, ठीक सर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपोर्टेंट पैरामीटर देन बाइंडिंग एनर्जी टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कराओ इस पे। चलो आ जाओ एग्जांपल 9। इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4 nuclei are given, 4 nuclei के नाम लिखते हैं ये 6A12 8O, यही मत करा, 9B20 20C40 and 31D60, है ना। ये कुछ भी मैंने मेरे हिसाब से दे दिया, है ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4 न्यूक्लियाई दिस आर 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1
210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली देन फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी, देन फाइंड आउट, देन अरेंज देम, ये लिखो, देन अरेंज देम इन डिक्रीजिंग order of stability, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको समझा देगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी दे दी, सीधी थाली परोसी थी आपके पास, फलान जी ए बी सी एंड डी, 4 एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी, ए की है ये, बी की है ये, सी की है, डी की है। तो क्या मैं बोल दूं सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इसकी है, तो डी मैक्सिमम स्टेबिलिटी डी की है, देन उसके बाद सी की है, देन बी की है, और सबसे कम ए की है। क्लियर है क्या? ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। गलत है सर, क्यों गलत है? आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही गलत बोल रहे हो। बेटा मैंने तेरे को बताया था बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर चूंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए मुझे बाइंडिंग एनर्जी तो निकालनी ही पड़ेगी, तो आ जाओ, तो बोल दूं अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी है ना, अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन गलत है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलो पहले निकालते हैं। शिट, ये गड़बड़ है यार, ये गड़बड़ है, वापस करो। बेटा जी ये क्या होगा? चलो क्वेश्चन तो आपके तो लिखा हुआ ही है ना, तो बाइंडिंग है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। आ जाओ, तो पहले एलिमेंट की ए की, तो क्या दिया था बेटा 6A12 था शायद, है ना। देखो बेटा, और 48 एनर्जी दी थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यहां पे 12 का डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 12 का डिवाइड करा तो दिस इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है, ओके। फिर दिया था बेटा ऑफ बी दिया था, क्या दिया था उसमें, ये 20 था क्या, देख लेना बेटा, मेरे को याद नहीं, हाँ एज 48 के बाद कितना दिया था मैंने, 160 दिया था। आ जाओ, तो 160 डिवाइड बाई 20, ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है साहब, ये डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक साहब। तो वो आया 4, ये आया 8, अगला आ जाओ ऑफ। फिर थर्ड एलिमेंट कितना दिया था, C 40 है ना, शायद 19C40 या 20C40 दिया था, 20 दिया, 20C40 देख लेना बेटा, है ना, इज यहाँ 9 दिया था, 10 वो वॉटेवर, मतलब मेरे तो 20 का मतलब तो ऊपर वाले से बेटा देख लेना ये यहाँ पे, क्योंकि मेरे को वो हट गया क्वेश्चन, तो यहाँ 9 10 जो भी दिया था वो है ना, लिख लेना, ये 40 और इसकी दी थी 200 शायद, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 40 40 है ये है ना न्यूक्लियंस, तो ये आ गया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। ये फिर दिया था ऑफ डी, ये 60 है ना, 29 से 60 इज कितना, 210 दिया था ये अपॉन 60। तो बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से तो डी स्टेबल दिख रहा था कि और ओहो 210 एनर्जी निकाली, पर आप ये भी तो देखो कितने लोगों ने मिलकर निकाली, 60 लोगों ने, तो डिवाइड करा कितना आ जाएगा बेटा ये तो 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो बोल दो इसकी आई 4, इसकी आई 8, इसकी आई 5, इसकी आई 3.5, तो बोल दो दिस इज मैक्सिमम स्टेबल, ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी सबसे ज्यादा, तो बोल दो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बी। आप नीचे अगले लाइन में लिख देना बी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगले पेज पे लिख दे, चल स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, स्टेबिलिटी ऑर्डर, हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बेटा? बी। देखो ये बी, देन सी, देन ए। तो बी, देन सी, देन ए और देन डी। आपको जो सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा था वो तो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिनिमम आई। क्लियर है? तो दिस इज द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, इज मैक्सिमम। सर समझ में आ गया? अब देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, आपके समझ में आ गई। अभी अपन ने एक न्यूक्लियस की बात करी, तो जब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन कितने हो गए बेटा आपके? अच्छा वो तो हट गया ना, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन में भी लिखा था, ये आके है ना, ये बहुत दूर दूर से आके मिलते हैं, है ना, और मिलके जब ये बन जाता है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसी टाइप से अगर मान लो दो न्यूक्लियस मिले, ए इधर देख, दो न्यूक्लियस मिले ए प्लस बी, और कोई नया न्यूक्लियस बना दे सी, और जो एनर्जी निकलती है उसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो जब इंडिविजुअल मतलब कंपोनेंट पार्टिकल्स, जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनके मिलने से, इनफाइनाइट से आके उनके मिलने से, है ना, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और दो न्यूक्लियस इंडिविजुअल न्यूक्लियस, दो लड्डू के मिलकर नया लड्डू बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू, है ना। तो एक तो आटे चूरमे से एक चूरमे का लड्डू बनाना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसमें जो एनर्जी निकलती है बाइंडिंग एनर्जी। दो लड्डू मिला के नया लड्डू बनाना, उसमें जो एनर्जी, तो रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है ना, दो न्यूक्लियस के मिलकर तीसरे, उसको क्यू वैल्यू है, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक साहब, तो कोई दिक्कत नहीं, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, पता हो तो भी ठीक, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सर सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो एक बात बताओ, इफ, है ना, डेटा को ही लेता हूं जो बुक में दिया है ना, कैलकुलेशन, उससे क्या रहता है बेटा, ये हाँ, इफ अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैं एक बात और बता देता हूं तेरे को, सुनना। अगर ये रिएक्शन है सारी स्पॉन्टेनियस है, या यूं बोल दूं एक्सोथर्मिक है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि जैसे इस रिएक्शन में, है ना, इफ these nuclear reactions are exothermic और spontaneous, ठीक है, spontaneous, then बोलो तो क्या होगा? then mass of A, इधर देख, प्लस मास ऑफ B प्लस मास ऑफ बी, मैं बोल दूं रिएक्शन से पहले मास ज्यादा होंगे, विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ सी, तभी तो एनर्जी निकली होगी। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इंडिविजुअल मास ऑफ रिएक्टेंट वुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। अरे मास घटा तभी तो एनर्जी निकली, तो मैं बोल दूं तो क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू क्यू वैल्यू, हेंस क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सी, सॉरी ए, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी। ए और बी का जो मास है उसका में से घटाया तो ये आ गया मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अगर आप ये ग्राम केजी में लिखते हो तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो इनटू 931 पॉइंट, है ना, इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कब? जब ये एएमयू में हो। किस में हो? ये इन एएमयू। ये मास सारे एएमयू में दिए हो रिएक्शन में, इन एएमयू। क्लियर है? तो ये हो गया। तो क्यू वैल्यू कभी भी निकालनी हो आपको तो आप क्या करोगे बेटा? ये, ठीक है। अब कई बार वो एएमयू नहीं लिखता है तो यू सी स्क्वायर लिख दे देगा, यहां पे लिख देगा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये तो आप चाहो तो ऐसे लिखो और करके लिख दो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा इन एएमयू, क्लियर है? ये एएमयू में कोई
कोई दिक्कत नहीं सर, मास घट रहा है, समझ में आ गई। तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं इस बात को लिख दूं कि मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ राइट हैंड साइड, देन रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और Q वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड इंटू वही C स्क्वायर या 931.6। ठीक है, ये सर समझ में आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट थोड़ा सा स्टेबल, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। सर समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की बातें करूं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले ली मैंने, है ना, ये तो A+B+C ये पर्टिकुलर रिएक्शन ले ली, इससे मैंने बताने की कोशिश करी A+B है ना, तो ये तो उसके लिए था। तो आप चाहो तो ये लिखो सीधा, है ना, इसमें लिख दो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट, जो बना प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि ज्यादा होगा माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट जो कि कम होगा, प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आएगा दैट इज मास डिफेक्ट किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इनटू C स्क्वायर कर दो, और अगर आप AMU में लिखते हो तो 931.6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर दिया, इसको ये समझा दिया। तो ये पेज ही उड़ा दूं ना मैं, अरे आप सीधा A+B+C के लिए क्यों लिखते हो, इसी के लिए लिखो ना। ये दीज आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज Q वैल्यू, ये ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है प्रोडक्ट का, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है ये। और अगर ये ज्यादा है तो एंडोथर्मिक होगी, और ये स्पॉन्टेनियस है ना, एक्सोथर्मिक है, प्रोसीड करेगी। और करके यहां लिख दो, ठीक है, ये Q वैल्यू बराबर मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931.6 मेगा इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, हालांकि मैं तो कह रहा हूं फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, आप वैसे ही समझ जाओगे। आगे आ जाओ। अब एक देखो, अब बाइंडिंग एनर्जी है ना, क्या मैं बोल दूं, आप सुनना, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, A+B है ना, और समझो अभी, फिर क्वेश्चन करेंगे। A+B गिव्स यू C, एक रिएक्शन हुई और Q वैल्यू निकली, यहां से एनर्जी रिलीज हुई, तो A और B मिलके C बना और एक एनर्जी निकली। अब एक बात बताओ आप, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दूं मैं, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का टोटल किसका ज्यादा आएगा, मैं बोल दूं इस प्रोडक्ट का ज्यादा आएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C वुड बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B। सही बात है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी राइट साइड की ज्यादा होगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। अरे वो तो सर पर न्यूक्लियन देखो, अब इसमें तो जितने लोग मिले इधर उतने ही तो लोग होंगे, तो पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी देखना सेम बात हो गई। तो मैं बोल दूं, तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट है ना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलो क्या होगा, तो बोल दो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, यू लिखो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अरे बोल मेरे लाल, तो क्या मैं बोल दूं Q वैल्यू विल बी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल ये लिखो, ये लिख दो थोड़ा शॉर्ट में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, यहां लिख दो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस
टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गई क्यू वैल्यू। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द क्यू वैल्यू। ठीक है, ये तो बाइंडिंग एनर्जी तो प्रोडक्ट की ज्यादा होगी और मास रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। सही बात है, मास रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तभी तो रिड्यूस हो गया, एनर्जी निकली, और एनर्जी निकली तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अरे यार ये क्या करूंगा, ये क्या हुआ। ठीक है, ये तो मास की बात हो गई। और बाइंडिंग एनर्जी यहाँ 10 निकली है, 20 निकली है, 100 सही बात है, यहाँ पे 100 निकली। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बेटा इसने दी बनने में 50, इसने दी बनने में 30, दोनों ने मिला के 80 दी, इसने बनने में 100 दी होगी, तभी तो 20 एक्स्ट्रा निकली, प्रोडक्ट ने ज्यादा दी। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगी सारी बात। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे भी बात करेंगे। अब यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते थोड़ा सा, है ना। 9 एग्जाम्पल 10 इफ फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन, for a nuclear reaction, one H2 plus 1 H2 gives you 2 He4, 2 He4 plus Q value. If mass of 1 H2 and 2 He4, mass of 1 H2 and 2 He4 nuclei are are 2.0115 AMU and 4.0015 AMU respectively. देन फाइंड आउट, है ना। ये पहली बात जो समझे उसका क्वेश्चन दे रहा हूं। देन फाइंड आउट क्यू वैल्यू, देन फाइंड आउट क्यू वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्यू वैल्यू बतानी है। ठीक साहब, अब देखो समझना हो, अब अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन हो रही है और एनर्जी निकल रही है, तो ये बात है मास डिफेक्ट आया होगा, मास में कमी आई होगी, और सारी बातें मास की चल रही है, बाइंडिंग एनर्जी की चली नहीं थी, तो बोल दो मास में कमी आई है, तो मैं बोल दूं रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा। ये मैंने समझाया था वहां पे, इन दोनों का मास इंडिविजुअल मास टोटल करूंगा तो ये ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये दोनों मिलके ये बना है, तो मास में कंफर्म कमी आई होगी, अदरवाइज ये स्टेबल होके और एनर्जी रिलीज होती ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन देयर वुड बी मास डिफेक्ट। यस, आ जाओ, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा आएगा, देख लेना, रिएक्टेंट इज इक्वल टू, मैं बोल दूं मास ऑफ 1H2, मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H2, दो 1H2 है ना ये, तो बोलो कितना आ जाएगा रिएक्टेंट का मास, तो 2.0115 प्लस 2.0115 AMU, एंड दिस इज कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 4.0230 AMU, है ना, 4.0230 AMU। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो बोल दो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4.001 कितना है 5 AMU, 5 AMU। आपके सामने देख लो, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, मास ऑफ रिएक्टेंट, और होना भी चाहिए था, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, बोलो। तो रिएक्शन इज यस एक्सोथर्मिक, यस एक्सोथर्मिक, बोल मेरे लाल, बिल्कुल जो दिया है वो सही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बोल दो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक साहब, ये आ जाओ, कितना आ जाएगा ये 4.0115
115 सॉरी कितना था 4.230 है ना 4.0230 माइनस 4.0015 ये AMU ये आ गया मास। तो कितना आ जाएगा बेटा 4 से 4 गया 15 230 में 15 तो कितना आ जाएगा 0.0215 AMU। दिस इज मास डिफेक्ट डेल एम। ठीक है ये आया मास डिफेक्ट। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू कितनी क्यू वैल्यू निकली इज इक्वल टू डेल्टा एम माइनस 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सब एएमयू में ही तो है। तो 215 बोलते हैं ना, ऐसे बोलते नहीं है 215 इंटू 931.6 ये आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी निकलेगी। याद है 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 21.5 के इससे थोड़ा सा यूं कम लिख दो तो लगभग है ना 21.5 है, थोड़ा कम लिख दो 20.7 जो भी है। मैं वैसे कैलकुलेटर से एग्जैक्ट करके लिख देता हूं है ना। तुम अपने रफ लिखना बेटा, एग्जाम में ऑप्शन दूर दूर होंगे। तो 0.0215 इंटू आप कैलकुलेटर चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन आदत डाल दो रफ लिखने की 0.6 है ना रफ कैलकुलेट। तो 20 आ रहा लगभग, देखो किस्मत आप 20.03 है ना, तो लगभग 20 लिख रहा हूं 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रफली 21.5 को थोड़ा कम करके ये लिख दी और वैसे यही वैल्यू आ रही है ये क्यू वैल्यू। तो सर ये समझ में आ गया। तो पहली चीज जो मैंने समझाई है वो ये समझाई है कि मास जैसा, तो सर इसमें तो कोई कैलकुलेशन में बिल्कुल अंतर नहीं है। आप जैसे बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे न्यूक्लियस बनाने में, डिट्टो वैसे क्यू वैल्यू निकलेगी। नो डिफरेंस इन कैलकुलेशन। क्लियर है, ये एरो था काटा नहीं था। सर समझ में आ गया। अब सर एक बाइंडिंग एनर्जी वाला भी करा दो, आ जाओ एग्जाम्पल 11 है ना। इसी क्वेश्चन को वापस देता हूं, ठीक है। ये देखो if नहीं for a nuclear reaction (1H2 plus 1H2) gives you 2He4 plus Q value. For a nuclear reaction, this binding energy of 1H2 and 2He4 a nuclear reaction is given by this if binding energy of 1H2 and 2He4 are वन एच टू की आर चेक डेटा हाँ आर 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली है ना, रेस्पेक्टिवली। ये भी डेटा मैंने क्या है बुक में देख के और वही दे दिए जो होते हैं है ना, थोड़े से अप्रोक्सीमेट करके दिए रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट क्यू वैल्यू। अब देखो पहले यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, पर मास में पूछा था, मास देके बात करी थी। तो मास तो लेफ्ट हैंड साइड का ज्यादा होता है, इस बार मैंने दी है बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियर नहीं, बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा आसान करा है। तो बोल दो राइट साइड की ज्यादा होगी, और अब बाइंडिंग एनर्जी राइट साइड की ज्यादा होगी तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। भैया आपने ज्यादा दी और मैंने कम दी तभी तो एक्स्ट्रा निकली। मैंने 20-20 रुपए दी और आपके खर्च 100 हुए, तो 20-20 40, मैंने तो 40 खर्च करे तो आपने 100, तो आपने 60 एक्स्ट्रा करे ना, तो इसने ज्यादा दी। अभी देखो आ जाओ सॉल्यूशन। तो मैं लिख दूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो थ्योरी में रिएक्टेंट यही तो पढ़ाया था, रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना, तो मैं बोल दूं 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा जी दो है ना रे, एक थोड़ी है, 2 1H2 है ना, ये दोनों है ना, तो ये आ गया 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गई। बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो इनकी हो जाएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो 4.4 ये, तो बताओ
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता है, तो मैं बोल दूं क्यू वैल्यू इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने बताया था ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, है ना, मास में रिएक्टेंट का ज्यादा होता है, मास रिड्यूस होकर एनर्जी रिलीज होती है और वहां एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये कितना गया बेटा, आप खुद चेक कर लो, ज्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, ये 28 हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल होना भी चाहिए। 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई प्रोडक्ट की 2He4 की, माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, हो गई किसकी? रिएक्टेंट की 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई रिएक्टेंट की। तो देखो क्यू वैल्यू कितनी है, घटाओ इसको, तो ये 4 गया 24, 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द क्यू वैल्यू। ये तो ये बात हो गई, क्लियर है क्या? तो 1H2 प्लस 1H2 मिलकर 2He4 मिला और क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज हुई। सर समझ में आ गई? ये सारी थ्योरी क्लियर हो गई। अब थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन बनाना होता है तो वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता है। क्या देता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आ जाओ, तो एग्जांपल 12 देखो, है ना, इसी क्वेश्चन को फिर से यही, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, वही ले रहा हूं अभी, 1H2 प्लस 1H2 2He4। एक ही क्वेश्चन से समझाता हूं मैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन, प्लस क्यू वैल्यू, है ना, ये गिवन बाय दिस। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1H2 and 2He4 are 1.112 mega electron volt and 7.045 mega electron volt respectively। इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। then find out Q वैल्यू। अब देखो 3 बार वही क्वेश्चन दिया, पहली बार मास के साथ दिया, दूसरी बार बाइंडिंग एनर्जी के साथ दिया, तीसरी बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ दिया। Q वैल्यू बताओ। ठीक साहब, सर मजा आ गया सर, सारी बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन चलो आ जाओ। क्या मैं बोल दूं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज दिस, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज दिस। अब बताओ, तो मैं बोल दूं Q वैल्यू, अब थोड़ा सा शॉर्ट में, Q वैल्यू इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी, एक फॉर्मूला और बना रहा हूं, ऑफ ज्यादा किसकी होगी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्लियर है क्या? आगे आ जाओ। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अब देखो ये 1.15, तो मैं बोल दूं यहां पे मैं लिख दूं Q वैल्यू बराबर Q वैल्यू। अब देख एक फॉर्मूला Q वैल्यू, बेटा जो लोग फॉर्मूले पे जिनका दिमाग नहीं चलता उनके लिए बना रहा हूं, है ना, बाकी तो मैं तो ये कह रहा हूं सोच से करो, है ना। बच्चे आ जाते हैं, सर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। अरे क्या फॉर्मूला लिखा है? तो बोल दूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको देगा, पर न्यूक्लियन, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू ए, ये प्रोडक्ट के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू ए फॉर प्रोडक्ट, माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू ए फॉर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल आ जाएगी, ये पर न्यूक्लियन इंटू मास नंबर, ठीक है, इंडिविजुअल के कर दो। तो अब यहां पे क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2। अरे इसी के हिसाब से लिखता हूं, ला जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से लिखता हूं। तो हम बोल दो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देख इसी का न्यूक्लियन ऑफ 1H2
है ना, प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 2He4, प्रोडक्ट की बात पहले होगी, 2He4 प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट 2He4 इंटू 4 ए, है ना, मास नंबर 4 है ना इसका, तो पर ने इतनी दी, जो भी दी वैल्यू होगी इंटू ए 4, तो यहां आएगा 4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसकी, पर न्यूक्लियन किसकी, 1H2, और ऐसे 2 है, इसको ट्वाइस कर दूंगा मैं, ट्वाइस बेटा, क्यों, क्योंकि 2 है, ये ट्वाइस है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और 1H2 इंटू इसका ये कितना 2, देखो ये वाला 2 आया, इसका मास नंबर पर की जितनी होगी इंटू 2 वो एक ही होगी, और ऐसे 2 है, 1H2 2 है ना रिएक्टेंट में, आ जाओ, तो ये कितनी दी है बेटा 7.045 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 माइनस ट्वाइस ऑफ कितनी 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2, तो ये आ जाएगा कितना, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 28.180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये देखते हो कितना आ रहा है, ये 2.230, फिर ये 460, ठीक है बिल्कुल ओके, तो ये घटाओ कितना आ गया बेटा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से गया तो 160 गया, ये बचा 20 24 23 पॉइंट 620 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा मेरे 620 है ना, या 700 आएगा, 7 आएगा यहाँ, है ना, देख लेना बेटा यार, कैलकुलेशन है ना, मैं थोड़ा गरीब आदमी है ना, क्यू वैल्यू ये, तो ये आ गई क्यू वैल्यू। 100 बात की एक बात आपको, चाहे वो बाइंडिंग एनर्जियां दे दे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दे या मास दे दे, सब समझ में आ गया सर, क्लियर है। और रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होती है जब राइट साइड की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की ज्यादा हो, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, या रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो। सर समझ में आ गई, चलो ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा, आप बताएंगे हमें? 11 के बाद 12 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 तो डालो इस पे। चलो अब यही बात है जो मैंने लैंग्वेज में दी, कई बार ग्राफ में देता है ना। एग्जांपल नंबर 13 देखो, ये देखो अगला ग्राफ बना के दे देता है। ये हो गया मास नंबर, मास नंबर ए, ठीक है। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ठीक है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। अब देख मेरे लाल फूल, ये मैंने दे दिया 30 मास नंबर, ये दे दिया 60 और ये दे दिया 90, ठीक है। 30 के हिसाब से एनर्जी दे दी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां दे दी बेटा 7 मेगा। मैं जानबूझ के सब इंटीजर में दे रहा हूं बेटा, मैं नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करें, ठीक है। है ना, एंड दिस इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको 3 कर दो, ये 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 6 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये दीज आर द बाइंडिंग एनर्जी। ये एलिमेंट है X, ये है Y और ये है Z, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसके एलिमेंट का ये हिसाब किताब है। फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन? X30 प्लस Y60 गिव्स यू Z90, ठीक है। ये देखो मैंने सिर्फ मास नंबर दिया, क्यों मैं ये दूंगा, है ना। फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, वर्सेस मास नंबर इज शोन इन डायग्राम, इज शोन इन डायग्राम। Then find out, then
फाइंड आउट Q value of reaction, then find out, then है ना डायग्राम. रिएक्शन इज, देख रिएक्शन, पहला ये बताओ, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, है ना. पहले तो ये बताओ स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. सेकेंड है ना, वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. सेकेंड, फाइंड आउट Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन. फाइंड आउट Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन. अब ये सबसे बेहतरीन, मतलब ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन हो गया, वो हो गया. ठीक है. अब मैंने सब क्या करा बेटा, इसमें डायग्राम में दिया है, लैंग्वेज में नहीं दिया है. ये है ना, सब डायग्राम में दिया है ना, ये XYZ. अब देखो, जैसे X30 Y ये दो मिले, दीज आर रिएक्टेंट, तो दीज आर रिएक्टेंट दोनों. और ये, अब मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबकी पता है. देखो X की 3, इसकी 6, Z की और Y की 7, तो मेरे को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पता पड़ जाएगी. और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट की ज्यादा होगी. तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, देखो कितना है. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो 90 है इसमें लोग, और पर की कितनी है बेटा, जेड की 6. तो मैं बोल दूं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ जेड 90 इंटू ए जेड, है ना, इसका मास नंबर. तो मैं बोल दूं ये दिए 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, है ना, इंटू इसके अंदर 90 लोग है, 90 न्यूक्लियंस है, तो कितना जाएगा, 540 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. अब आ जाओ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ जाओ. तो बोल दो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ X30 इंटू 30, इसका मास नंबर प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूं क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ X, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ X30 इंटू 30, या AX कर दो, AX माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Y60 इंटू AY, मास नंबर ऑफ Y. तो ये कितना दिया बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इसकी X की शायद 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, कितनी दी है, हाँ सर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए. तो X30 की दी है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इंटू 30 इसके नंबर है, माइनस इसकी दी है बेटा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इंटू इसके नंबर है कितने, 60. तो आ जाओ कितना, वो 420 और ये 90, 510. अरे ये 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कर रहा हूं, ये प्लस आएगा ना रे, रिएक्टेंट में XY प्लस होएगा ना, टोटल प्लस 420 ये, और ये टोटल आ जाएगा बेटा 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आया 540 और ये आया 510. तो बोलो कितनी आ गई, तो बोल दो Q वैल्यू इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. तो ये आ गया 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 540 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 540 थी प्रोडक्ट की, ये तो ये आ गया 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तक जितने भी करा उसमें सबसे तगड़ा, मतलब इसने एक नहीं सारी बातें क्लियर कर दी होगी तुम्हारे. ये तो 540 प्रोडक्ट की थी और 510 रिएक्टेंट की थी, सही बात है, 30 एक्स्ट्रा निकली, दिस इज एक्स्ट्रा, है ना. तो ये Q वैल्यू होती है. तो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो मास डिक्रीज होता है और बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है. क्लियर है सर, समझ में आ गया. अब अपन अगले टर्म पे बात करेंगे बेटा इसके आगे.